हेलो बच्चों, आई एम एसपी सर। आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। और इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, चैप्टर आपका चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 4 आप देख रहे हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है, और बहुत ही केयरफुली आपको समझना है, देखना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा जरूर उसको पूरी तरह से बच्चों। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। इसमें बाइनरी फिजन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म, यानी कि टू न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म, दो इंडिविजुअल बनते हैं। देखिए यहाँ पर टू न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं फ्रॉम वन ओल्ड इंडिविजुअल, फ्रॉम वन ओल्ड इंडिविजुअल से, एक ओल्ड इंडिविजुअल से टू न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है एट वन टाइम, एक समय पर, एक टाइम पर। बस आगे बढ़ते बच्चों। मल्टीपल फिजन में क्या हुआ, मेनी न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म, बहुत सारे इंडिविजुअल बनते हैं फ्रॉम वन ओल्ड इंडिविजुअल, फ्रॉम वन ओल्ड इंडिविजुअल। यहाँ एक से दो, यहाँ एक से बहुत सारे बनते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक प्लेस इन, ये दूसरा पार्ट आपका आता है कि जो बाइनरी फिजन है ये पाया कहाँ जाता है, कब होता है। तो ये लिखा हुआ है टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल, जब ऑर्गेनिज्म के लिए कंडीशंस कैसी होती हैं, फेवरेबल होती हैं, तब उनमें बाइनरी फिजन होता है। मतलब फूड सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही उनकी एब्सेंस होती है, एबनॉर्मल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तब उनमें मल्टीपल फिजन पाया जाता है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। आगे देखते हैं। डिवीजन ओनली वंस, डिवीजन केवल एक बार होता है और दो बनते हैं। इसमें डिवीजन मेनी टाइम्स होता है, जैसे आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस में लगातार मल्टीपल फिजन होता रहता है। तो इसमें लिखा है डिवीजन रैपिडली, लगातार डिवीजन होता रहता है। आगे देखते हैं क्या इस बाइनरी फिजन में क्या है। प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो बनती नहीं है बच्चों। प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म्ड अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। जैसे बाइनरी फिजन हो रहा होता है, क्योंकि आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सिंपली। तो जब डिवीजन हो रहा होता है तो उन ऑर्गेनिज्म के चारों ओर कोई भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। लिखा है प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म्ड अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के चारों ओर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है इनमें प्रोटेक्टिव कवरिंग असिस्ट, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो क्या होती है, सिस्ट होती है। इज फॉर्म्ड अराउंड द ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पर सिस्ट बन रही है, ये सिस्ट बन रही बच्चों अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर क्या हुआ, तो यानी कि इसमें प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनती है, इसमें नहीं बनती है। ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन के समय ऐसा देखने को मिलता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, इसमें कोई भी रेसिड्यू मतलब होता है सेल फ्लूइड, मतलब कि जब डिवीजन होता है, दो बॉडी बनती है तो सेल फ्लूइड, कुछ भी वेस्ट सब्सटेंस नहीं बचते हैं, डेड सब्सटेंस नहीं बचते। ठीक है, किसमें, बाइनरी फिजन में। मगर यहाँ आते हैं रेसिड्यू इज लेफ्ट, इसमें बचते हैं। क्यों, बात समझिएगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, पहले बॉडी डिवीजन जब होती है तो बॉडी एक इंडिविजुअल से जब दो इंडिविजुअल बन रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस।
न्यूक्लियस के दो भागों में, टू पार्ट में डिवाइड हो जाने के बाद इनका साइटोप्लाज्म में टू पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। फिर दो बॉडी अपने आप बन जाती है साइटोप्लाज्म के कॉन्ट्रैक्शन से, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस प्रकार से होता है, ये प्रोसेस होता है, तो कुछ भी डेथ सब्सटेंस यानी कि सेल फ्लूइड रिमेन नहीं बचता। लेकिन बच्चों ध्यान से, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस था उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई। ये होती है, क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और डिस्ट्रॉय हो जाने से इसके अंदर का क्रोमेटिन सब्सटेंस वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से उनके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उनके चारों ओर क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। सब में ऐसे ही हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है क्रोमेटिन, इनकी चार बन गई। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से फिर क्या हुआ, उसके चारों ओर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया। लेकिन साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कुछ रह गई बॉडी के अंदर, यहाँ वहाँ। और फिर साइटोप्लाज्म बनने के बाद उनके चारों ओर एक लेयर और बनी जिसे कहते हैं स्पोर वाल। स्पोर वाल ये देखिए यहाँ बन गई ना, मैंने यहाँ दिखाया, उसको रफ करता हूँ, समझ जाइएगा। यानी कि यहाँ पर 2 लेयर हो गई, अब यहाँ पर 1 2 3 लेयर हो गई, यानी तीसरी लेयर कौन सी हो गई, स्पोर वाल, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इन टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन कौन सी आती है, फेवरेबल आती है, तो ये पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से स्पोर्स क्या आते हैं, कम हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और फिर स्पोर के डैमेज हो जाने से यंग अमीबा की डाटर अमी भी फ्री हो जाते हैं और बाहर आकर के एडल्ट बन जाती है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, जब स्पोर बाहर निकले तो पेरेंटल बॉडी में साइटोप्लाज्म की कुछ क्वांटिटी रिमेन रह गई, बच गई। देखा ना, सेल फ्लूइड रिमेन लेफ्ट, कुछ सेल फ्लूइड रह गए, बच गए, इसलिए इसमें रेसिड्यू इज लेफ्ट, इसमें रह जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचता। तो नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, यहाँ पर रेसिड्यू इज लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इमोर्टैलिटी इज प्रेजेंट। इमोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है, अमरत्व, जिसकी डेथ नहीं होती है तो उसे बोलते हैं इमोर्टल। और जिसके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी पाई जाती है तो उसे कहते हैं इमोर्टैलिटी, अमरत्व को बोलते हैं। कि मतलब कि इमोर्टैलिटी का मतलब ये हुआ कि जो अमीबा है, जिनके अंदर वे ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर बाइंडिंग फिजन पाया जाता है, वो कैसे होते हैं, इमोर्टल होते हैं। उनके अंदर इमोर्टलिटी की कैपेसिटी या एबिलिटी पाई जाती है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कभी मरते नहीं है बच्चों, बात समझिएगा। यहाँ पर जैसे अमीबा है और बाइंडिंग फिजन द्वारा 2 इंडिविजुअल में डिवाइड हो गया, हुआ डिवाइड, लेकिन डिवाइड होते समय अंदर का सेल फ्लूइड क्या रिमेन हुआ, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। पूरी बॉडी अलग हो गई और आपस में अलग हो जाने के बाद वो यंग सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन कुछ भी डेथ सब्सटेंस या वेस्ट या सेल फ्लूइड रिमेन नहीं बचे, ठीक। तो इसलिए इनको इमोर्टल कहा जाता है और इनकी इस क्वालिटी को इमोर्टलिटी कहते हैं। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि स्पोर जब बाहर निकलता है तो बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म की कुछ क्वांटिटी बच जाती है, तो सेल फ्लूइड रिमेन लेफ्ट, ठीक है ना। इसलिए डेथ सब्सटेंस या वेस्ट सब्सटेंस इसमें बचता है, सेल फ्लूइड रिमेन लेफ्ट, इसमें साइटोप्लाज्म की कुछ क्वांटिटी रह जाती है। इसलिए लिखा हुआ है कि इसलिए इनमें इमोर्टलिटी नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होता है, ओके। क्योंकि डेथ चीज है, मतलब कुछ सब्सटेंस का रह गया ना, तो इसलिए इनको हम इमोर्टल नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी डेथ नहीं बचता है, तो ये इमोर्टल है, ओके।
राइट नाउ इसे लिखें अच्छे से समझ करके, और सभी लोग बहुत ध्यान से सुना करें कोई बात हम कहा करें। कभी कभी जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और सबसे पहली चीज़ आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट नाउ जल्दी से, क्योंकि आगे मुझे आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं, एग्जाम्पल भी बताने हैं आपको, और किस तरह से काफ़ी अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। जल्दी से राइट नाउ। बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है बाइनरी डिवीजन का। बच्चों क्या इसमें द एक्सिस ऑफ डिवीजन कैन बी ट्रांसवर्स, क्या लिखा हुआ ध्यान सुनिएगा, द एक्सिस ऑफ डिवीजन कैन बी ट्रांसवर्स, यानी कि डिवीजन का जो एक्सिस है वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, यानी कि ऑक्सिम लॉन्गिट्यूडनल भी डिवाइड हो सकता है, एनी ओवरऑल, और या फिर एनी वन एक्सिस एज इट इज इन सिंपल बाइनरी डिवीजन, या किसी भी एक्सिस से वो कर सकता है जैसे कि सिंपल बाइनरी डिवीजन में होता है। यानी कि जो बाइनरी डिवीजन है उसमें उन्होंने बताया है कि बॉडी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स या किसी भी एक्सिस से कर सकती है जैसे कि सिंपल बाइनरी डिवीजन में होता है। बट इन केस इसमें देखते हैं मल्टीपल डिवीजन में देयर इज नो एग्जैक्ट एक्सिस, इसमें कोई एग्जैक्ट एक्सिस नहीं होता है डिवीजन में। इस प्रकार की डिवीजन में कोई एग्जैक्ट एक्सिस नहीं होता है कि कहाँ से डिवाइड होनी है बॉडी। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर कि इस बाइनरी डिवीजन में कौन कौन से ऑक्सिम हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अभी मैं पिछले वीडियो में भी बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, जुगलिना, सिरेटियम और ओपेलाइना, ये सारे ऑक्सिम में बाइनरी डिवीजन पाया जाता है। हालांकि अमीबा में बाइनरी डिवीजन भी पाया जाता है और मल्टीपल डिवीजन भी पाया जाता है, लेकिन हम कुछ हटकर आपको बताना चाहते थे कि उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमने थोड़ा सा अलग चीज दी है ताकि और भी कुछ जाने, एक्स्ट्रा जाने। अब आगे देखते हैं कि मल्टीपल डिवीजन में क्या हुआ, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखा जाए। यहाँ पर इसका हम यहाँ पर 8th पॉइंट यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, हम एग्जाम्पल है देखिए। एग्जाम्पल आपका आता है स्पोरोजोआ एंड एल्गी, एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, यानी कि जितने भी स्पोरोजोआ के एनिमल होते हैं या स्पोरोजोआ के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कैसे होते हैं, उनमें मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है। आखिर स्पोरोजोआ क्या है, स्पोरोजोआ जो है वो सब फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, वो सब फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ का, ठीक है ना। फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम स्पोरोजोआ, सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा और सब फाइलम नीडोस्पोरा, सब फाइलम यहाँ पर सीलियोफोरा, ओके। और फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हॉनिंगबर्ग ने इसको क्लासीफाई किया है, ओके। क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें स्पोरोजोआ से मतलब है, तो हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि सब फाइलम स्पोरोजोआ को हॉनिंगबर्ग ने और जो है क्लासों में डिवाइड किया था, यानी 3 क्लासें उन्होंने बनाई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। जैसे क्लास टेलोस्पोरिया, दूसरा बेटा आपका आता है क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया, हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, क्लास टेलोस्पोरिया, क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया और क्लास हेलोस्पोरिया, ठीक है ना। और क्लास टेलोस्पोरिया को भी जो है 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया, जैसे ग्रेगे, क्या लिखा हुआ है, ग्रेगेराइनिया, और दूसरा आपका आता है कॉक्सीडिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो सब क्लास ग्रेगेराइनिया है इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मोनोसिस्टिस, तो मोनोसिस्टिस सब क्लास ग्रेगेराइनिया का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
या ये कह सकते हैं कि मोनोसिस्टिस किस क्लास का ऑर्गेनिज्म है, तो आप बताओगे क्लास टिलोस्पोरिया। किस सब फाइलम का ऑर्गेनिज्म है, स्पोरोजुआ। किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजुआ। आज बात समझ बच्चों, इसलिए चैन मैंने बनाई ताकि आपको हर चीज समझ में आए, आखिर उसकी पोजीशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोनोसिस्टिस हो गया, फिर आपका यहाँ पर आया सेकेंड एग्जाम्पल, इसी के नाम से रखा गया है ग्रेगेराइना, और क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ग्रेगेराइनिया और ग्रेगेराइना, अंतर है ना, ठीक है। ग्रेगेराइना ऑर्गेनिज्म है और राइनिया सब क्लास है, नाम में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। आगे फिर आपका जो सब क्लास सेकंड देखते हैं, क्या ये पहला हो गया और ये दूसरा सब क्लास हो गया, ठीक है। यहाँ पर है, इसका नाम है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया में इनको रखा गया है प्लाज्मोडियम, आइमेरिया, इसको ठीक है, प्लाज्मोडियम और आइमेरिया और आइसोस्पोरा को रखा गया बच्चों, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे क्लास जो सेकंड है वो टोक्सोप्लाज्मिया में जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा, और क्लास हेलोस्पोरिया में इक्थियोस्पोरिडियम ऑर्गेनिज्म को रखा गया। आखिर अब बताती बात, स्पोरोजोआ के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्पोरोजोआ के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। देखा जाए तो ये स्पोरोजोआ पहली बात तो क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट, फिर बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं और होस्ट को जो है होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। आगे लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें नहीं पाए जाते, ठीक है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, एंड स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोरोजोआ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में स्पोर बनेगा। आई बात समझ में, ओके, ठीक। तो फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किसने किया है, ये वाला हॉनिंगबर्ग ने, ठीक है। स्पोरोजोआ क्या है, स्पोरोजोआ एक सब फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोजोआ को कितने क्लास में डिवाइड किया गया, 3 क्लास में, 1, 2 and 3, क्लास टिलोस्पोरिया, क्लास टोक्सोप्लाज्मिया और क्लास हैप्लोस्पोरिया, ओके। उसी प्रकार से एग्जाम्पल है, आप लोग उसको पढ़िएगा, अच्छे से उसको नोट करिए बच्चों, ठीक है, राइट नाउ अच्छे से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट्स में बच्चों पूछ सकते हैं, और अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो बच्चों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए बच्चों, ओके, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।